ये करेक्शन एरर करेक्ट करनी है। आप क्वेश्चन जरा सामने रखिएगा। पहली ट्रांजैक्शन को देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ये मैंने करवाया था 7 आई थिंक, नहीं, और बैच 3 में करवाया था। ओके, 20,000 कैश प्लस हो रहा है। पहली ट्रांजैक्शन में देखो कि कैश आपका प्लस हो रहा है 20,000, बहुत केयरफुली। देन 10,000 स्टॉक प्लस हो रहा है, और आखिरी 30,000 कैपिटल माइनस हो रहा है। अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, देखिए एरर कहां नजर आ रही है आपको? कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल में ऐड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कैश बिजनेस में आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, और कौन लेकर आ रहा है? ऑनर लेकर आ रहा है, तो ऑनर माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, कैश प्लस हो रहा है 6,000 से, इसके अलावा 6,000 क्रेडिटर माइनस हो रहे हैं। अच्छा, एक एरर तो आपने ठीक करनी है, और वो ये है कि इसने जो हेड ऑफ अकाउंट लिए हुए हैं वो भी ठीक नहीं है। जरा पहले उसको डिस्कस कर लें, वो मेरे ज़हन से निकल गया। वो देखिए, कैश एसेट साइड पे लिखा हुआ है, जो बिल्कुल ठीक है। बैंक एब्सोल्युटली राइट। क्रेडिटर्स जो हैं वो आपके एसेट साइड पे नहीं आएंगे, बल्कि लाइबिलिटी साइड पे आप जी बिल्कुल शो करोगे। इसके बाद बैंक लोन जो है, स्टॉक है, स्टॉक ठीक है। बैंक लोन ये भी लाइबिलिटी साइड पे ले जाएंगे जी बिल्कुल। फर्नीचर ये ठीक है। ड्राइंग्स का कोई अकाउंट नहीं होता, बल्कि ड्राइंग्स डायरेक्टली माइनस हो जाती है कैपिटल से। ठीक है, देन डेटर्स जो लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, इसको ठीक कीजिएगा, ये एसेट साइड पे ले आएगा। ये तो पहला काम आपने करना है। उसके बाद बस ये प्लस माइनस ठीक करना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्रेडिटर 6,000 माइनस हो रहा है, और स्टॉक 12,000 प्लस हो रहा है। स्टॉक 12,000 प्लस हो रहा है। बताइए इसमें क्या एरर नजर आ रही है, और उसको कैसे ठीक किया जाए? खुद पहले देखो। सर कैश कम होगा 6,000 पे। कैश कम होगा, क्रेडिटर्स में ऐड होगा सर 6,000। क्रेडिटर ऐड होगा, बिल्कुल ठीक है। देखो, स्टॉक जब आप 12,000 का बाय कर रहे हो, और उसमें 6,000 कैश आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा। ये तो ये ठीक करोगे, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। अब ये रेड कलर से मैं इसको ठीक करूंगा, यानी इसमें जो एरर है वो 6,000 यहां से माइनस होना है, और दूसरा क्रेडिटर 6,000 प्लस होना है। बाकी स्टॉक इसमें ठीक लिखा हुआ था। ये इतना मुश्किल नहीं होता ये ठीक करना। तीसरी ट्रांजैक्शन देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन में वो लिख रहा है कैश जो है वो 12,000 से प्लस हो रहा है, और ड्राइंग्स 12,000 से प्लस हो रही है। जी बताइए इसका क्या करें? कैश भी कम कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर दें, और कैश भी माइनस कर दें। जी बिल्कुल ठीक है, कि आप असल में कैश को 12,000 से माइनस करोगे, और दूसरा ड्राइंग्स की जगह आप इसको रिप्लेस कर दोगे कहां पर? कैपिटल में। और कैपिटल में 12,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके सामने लिखो, कैश भी माइनस हुआ और कैपिटल भी माइनस। एक्सक्यूज मी सर, ये क्रेडिटर कौन से वाले में आएगा? एसेट्स में आएगा या फिर लाइबिलिटीज में आएगा? क्या क्रेडिटर? क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा। ओके सर, ठीक है। ये तो वैसे मैंने हेड लिखी है ना, आप जब ये तो मैं सिर्फ वो उठा रहा हूँ हेड जो एंट्री में है, वो भी ठीक करके आप उसमें पुट कर दोगे जहां आना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए, बैंक अकाउंट में से माइनस हो रहे हैं 10,000। इसके बाद 11,000 डेटर्स में प्लस हो रहे हैं, और तीसरी ट्रांजैक्शन कोई नहीं है। पहली बात तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है, ट्रांजैक्शन ही इनकम्प्लीट है।
यस सर। तो बताइए क्या होगा? सर 10,000 बैंक में ऐड होगा, 11,000 डेटर से माइनस होगा और 1,000 कैपिटल से माइनस होगा। कैपिटल से माइनस होगा। गुड। असल में हुआ ये है, आपने 11,000 की इनवॉइस के अगेंस्ट 10,000 रिसीव किया है चेक के थ्रू, और 1,000 इसमें डिस्काउंट है जो उसने शो नहीं किया। तो इसको जब मैं करेक्ट करूंगा तो बैंक में एक तो 10,000 प्लस होगा, दूसरा डेटर से 11,000 माइनस होगा, और फिर एक नया हेड आएगा इसमें डिस्काउंट जो कि कैपिटल में जाएगा। कैपिटल में से 1,000 माइनस कर दो और कैपिटल ऑनर्स इक्विटी में जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है 4,000 से, बैंक इंक्रीज हो रहा है 2,000 से, स्टॉक डिक्लाइन हो रहा है 6,000 से, एंड दैट्स ऑल। ये 3 इफेक्ट हैं। बताइए इनमें से कौन सा इफेक्ट ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है? सर 4,000 कैश में इंक्रीज हो रहा है, 2,000 बैंक में इंक्रीज हो रहा है, 6,000 स्टॉक में से माइनस होगा। स्टॉक में से नो सर, स्टॉक माइनस। ठीक सर स्टॉक देखो, बढ़ेगा, सर, बैंक कम होगा। स्टॉक में ऐड भी तो कर सकते हैं। यस सर, इसके दो इफेक्ट्स जी। बन सकते देखो हैं। एक चीज याद रखिएगा, कुछ इसके दोनों इफेक्ट ठीक हैं और शायद एग्जामिनर भी ठीक कर दे, लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो आपने कहा जी कि ये स्टॉक माइनस भी हो सकता है और स्टॉक प्लस भी, इसने माइनस किया हुआ है। अगर मैं माइनस लेता हूं तो इसका मतलब हमने सेल किया है। जब भी आप स्टॉक सेल करते हो, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि आपका या प्रॉफिट होगा या कभी कभार लॉस भी होगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि जितने की गुड्स है उतने में सेल की है। यहां पर अगर देखो तो 6,000 की अगर मैं सेल रिकॉर्ड करता हूं तो इसका मतलब 6,000 ही आपके पास कैश आ गया, यानी इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अजम्पशन की बजाय ये अजम्पशन लूंगा कि ये स्टॉक मैंने खरीदा है, ये सेल नहीं किया, वो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी। जब मैं बाय करता हूं तो स्टॉक मेरा प्लस होगा, कैश बिल्कुल ठीक है माइनस हो रहा है, होने दो, और लेकिन बैंक अकाउंट में से 2,000 प्लस नहीं होगा, माइनस। ये लेकिन जो आपने ट्रांजैक्शन की है वो भी गलत नहीं है, बेहतर है कि इस तरह करो। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिएगा तो बैंक अकाउंट उसने दिया है, बैंक अकाउंट में प्लस हो रहा है 8,000 और फर्नीचर में प्लस हो रहा है 12,000, और डेटर्स में प्लस हो रहा है 4,000। इजी ट्रांजैक्शन। बताइए सर फर्नीचर बढ़ेगा 12,000 से, बैंक कम बैंक होगा 8,000 8,000 माइनस से, और और डेटर्स क्रेडिटर्स की होगा। जगह होगा। क्रेडिटर्स बढ़ेगा। सर ये और किसी का क्रेडिटर में बस से यही ठीक है, ठीक हो गई एंट्री, चेक कर लो। डेटर्स की जगह डेटर की जगह क्रेडिटर में आएगा 4,000। जी देखो 12,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, 8,000 पेमेंट कर दी, तो 4,000 फ्यूचर में पे करोगे। याद रखिएगा इसमें डेटर आता ही नहीं है, यस सर। इसमें तो क्रेडिटर आता है, इसलिए आप डेटर की जगह क्रेडिटर लिखोगे जो परचेज कर रहे हैं, और क्रेडिटर इंक्रीज होगा 4,000। बेसिकली उसने किया लाइबिलिटी साइड पे, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे हेड गलत लिया हुआ था इसलिए गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कैश माइनस हो रहा है 3,000 से, बैंक प्लस हो रहा है 3,000 से, बैंक लोन प्लस हो रहा है 9,000 से, and that's all. So how can I correct it?
सर कैश इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होगा बिल्कुल, क्योंकि लोन लोगे तो कैश आएगा बिजनेस में, बाकी दोनों ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश 2000 माइनस हो रहा है, एक्सपेंस पेएबल 5000 से इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल 7000 से इंक्रीज हो रहा है। जी कैपिटल डिक्रीज होगा 7000 7000 से कैपिटल डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बाकी सब सही है। देखो ये बेसिकली एक्सपेंस था 7000 रुपीज का, जिसमें से 2000 आपने पे कर दिया और 5000 एक्सपेंस अभी पेएबल है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं। और बताइएगा और कौन सा क्वेश्चन करवाना है? सर 9 कराना है। 9। अच्छा 9 क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आप चेक करो। रिक्वायरमेंट कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी है, वो कह रहा है शो द इफेक्ट ऑफ अबव इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट शो करना है, ठीक है। जब इफेक्ट शो करना है तो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये हमेशा याद रखें, इफेक्ट वाला क्वेश्चन भी 2 से 3 मरतबा पेपर में आ चुका है। इसका एक ही इफेक्ट रखिएगा, एक तरफ आप लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। बस ये आपने इतना सा काम करना है और यहां से बेशक दरमियान में लाइन ड्रॉ कर दो। अब पहली ट्रांजैक्शन जैसे देखिएगा, गुड्स वर्थ ₹15,000 वर रिटर्न टू सप्लायर अगेंस्ट अकाउंट। 15,000 की गुड्स आपने सप्लायर को वापस की हैं अगेंस्ट अकाउंट। बोलिएगा इसमें कौन से अकाउंट हेड्स आएंगे? परचेज रिटर्न और अभी तक आप परचेज रिटर्न में फंसे हुए हो आप लोग, क्या हो गया है? इन्वेंट्री और इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री और पेबल्स। जी इन्वेंट्री और पेबल। अब इन्वेंट्री किस साइड पे आता है? एसेट साइड पे। ये मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखूंगा यहां इन्वेंट्री, और आप बताइए यहां इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। ये 15,000 यहां से माइनस लिखूंगा। दूसरा हेड आपने कहा पेएबल्स, पेएबल्स लाइबिलिटी साइड पे आएगा। और बताइए लाइबिलिटी कम हो रही है इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज। कम हो रही है। डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज जी, क्योंकि गुड्स वापस कर रहे हैं ना हम, तो फिर उसका मतलब जो मैंने पेमेंट करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी विल डिक्लाइन। तो अब इस ट्रांजैक्शन, जैसी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करके ये बताना है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये डेबिट का टोटल भी 15,000, क्रेडिट का टोटल भी 15,000। इसको आप नाम देते हो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन उस तरह नहीं बना रहे आप। दूसरी ट्रांजैक्शन, 1-2 ट्रांजैक्शन देख लोगे कि ट्रांजैक्शन की वजह से मैंने नहीं कहा था मैं कराऊंगा, बल्कि इसके फॉर्मेट की वजह से कहा था कि इसका फॉर्मेट जरा दूसरों से डिफरेंट होता है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से मांगा जाएगा। नंबर 1 बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन देगा, कहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन बना दो। नंबर 2 वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई दे देगा और कहेगा इससे आप रिवर्स फॉर्म में जाओ और इससे ट्रांजैक्शन बना दो। तीसरा यही वाला जो
कर रहे हैं इफेक्ट, और चौथा जो पेपर में आया हुआ वो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वो ये बताता है इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट वगैरह वगैरह, इस तरह वो बता रहा है। तो हर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में 4 मुख्तलिफ तरीकों से आ चुका है, ठीक है, बल्कि मैंने तो 5वां भी करा दिया, एरर वाला भी। अब आइएगा नेक्स्ट में, अगली ट्रांजेक्शन में वो लिखता है गुड्स वर्थ ₹24,000 were sold to supplier at 20% margin and amount was settled against receivable balance to a same person who is also a customer of the business। बहुत जबरदस्त ये ट्रांजैक्शन है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी पहले तो इसमें थोड़ा सा एरर है, उसको ठीक कर लीजिएगा। लिखिए गुड्स वर्थ ₹24,000 वर सोल्ड टू सप्लायर। ये वर सोल्ड टू सप्लायर नहीं है, सोल्ड टू कस्टमर है। एक तो चीज ये है, हम कस्टमर को सेल करते हैं, ये मैं ठीक कर रहा हूं अपनी उसमें भी, नोट्स में भी। एट 20% मार्जिन एंड अमाउंट वाज सेटल्ड अगेंस्ट अ पेएबल बैलेंस, रिसीवेबल नहीं, अगेंस्ट अ पेएबल बैलेंस। ये सारा ठीक करने वाला है। पेएबल बैलेंस to same person who is also a supplier of the business। ये कस्टमर नहीं है, supplier of the business। ये समटाइम ऐसा भी होता है कि बिजनेस के अंदर एक ही पर्सन से आप परचेज भी करते हो और उसको सेल भी करते हो। जब इस लिहाज से वो आपके दो रिलेशन होते हैं, वो आपका डेटर भी होता है और आपका क्रेडिटर भी होता है। आपने उससे रकम लेनी भी होती है, पे भी करनी होती है। तो कई दफा इनके अकाउंट सेटल होते हैं, बजाय पेमेंट लेने या देने के अकाउंट सेटल किए जाते हैं, ठीक है, जैसे दिख रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन को दोबारा से पढ़ें। गुड्स वर्थ ₹24,000 वर सोल्ड टू कस्टमर एट 20% मार्जिन। पहले तो ये बताओ सेल की कितने में है? 24,000 में, 30,000। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड अमाउंट वाज सेटल्ड, यानी इसका मतलब जो उसकी अमाउंट है वो सेटल की गई है, द पेएबल बैलेंस टू सेम पर्सन हु इज आल्सो द सप्लायर ऑफ बिजनेस। अब 2 मिनट, ओए होए होए, देखिए आपने सेल की है एक कस्टमर को और उससे आपने पैसे लेने थे लेकिन जो पेमेंट आपने लेनी है ना उससे, वो आपने उसको पेमेंट करनी भी थी, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दी। अब इसमें अकाउंट हेड जरा सोच के बताइए क्या। अरे कैश बढ़ेगा 30,000 से, इन्वेंट्री कम होगी 24,000 से, और सर तो दूसरी आना ही तरफ है इसमें, कैश कैसे आ सॉरी सर पेमेंट ले नहीं थे यार। सर 30,000 पेबल से माइनस हो जाएगा आई गेस, और 24,000 हमारा इन्वेंट्री से माइनस हो जाएगा, और जो हमारा 6,000 है वो हमारा कैपिटल में आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। पहली चीज तो है इन्वेंट्री में आप माइनस करोगे, सेल कर रहे हो ना, इन्वेंट्री 24,000 की, इन्वेंट्री में से माइनस करोगे 24,000। अच्छा, आमतौर पे जब सेल करते हो उस पर प्रॉफिट और लॉस आता है, इस पे भी प्रॉफिट आ रहा है, उसको पहले लिख लो। प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा 6,000, वो प्लस हो गया। अब इसका जो इफेक्ट है कैश वाला, या कैश पे होता है आमतौर पे या क्रेडिट पे होता है, ये तीसरी सिचुएशन नजर आ रही है। अगर कैश पे होता तो हम कैश में प्लस करते हैं, अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो सही क्रेडिट, लेकिन अगर प्योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती तो मैं इसको रिसीवेबल लिखता। ये कह रहे हैं कि आपने क्रेडिट पे सेल किया, जिस कस्टमर को सेल किया वो आपका सप्लायर भी था और उसे आपने पैसे देने भी थे, तो आपने ये किस्म की इनवॉइस उसके केस एडजस्ट कर दी। उस सूरत में आपका जो पेएबल अकाउंट है वो कम हो जाएगा।
पेबल अमाउंट होगी 30,000 से। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में दो साइडों पे फर्क आ रहा है अमाउंट में, तो इसको टोटल करके आपने बताना है 24,000 माइनस डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे भी 24,000 माइनस। अब ये ट्रांजैक्शन ठीक हो गया? ओके सर। नंबर 3 देखिए, an amount of rupees 25,000 was received in bank account and account could not identify the amount। यानी 25,000 रुपए की एक अमाउंट रिसीव किया आपने बैंक अकाउंट में और अकाउंट कुड नॉट आइडेंटिफाई द अमाउंट। अच्छा, अकाउंट नहीं, अकाउंटेंट। Accountant could not identify the amount from whom it was received, so credit the suspense account. Now it was identified that this amount was deposited online by customer and bank has deducted clearing charges of ₹500। अच्छा, ये एंट्री अभी आपके जो है ना जितना पड़ा उससे बहुत ऊपर है और हमने अभी सस्पेंस अकाउंट नहीं पढ़ा हुआ, तो मेरा ख्याल है इस एंट्री को अभी ना करें, इसको अभी छोड़ दें, ठीक है। और आगे चलिएगा, an amount of 14,000 was receivable from customer and he was declared bankrupt। अच्छा, ये भी bankrupt भी उससे रिलेट करती है, इसको भी बेशक छोड़ दें अभी, ये वैसे है इजी लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, ऑनर विड्रू कैश ऑफ 15,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर हिज ओन यूज। अब बताइए इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, किस जगह पे आएगा? सर कैश इंक्रीज, कैश डिक्रीज होगा, स्टॉक भी डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा। 20,000 से कैपिटल डिक्रीज होगा। एम आई राइट? यस सर। चलिए ठीक है जी, तो इसका मैं सोल्यूशन भी शेयर हो जाएगा अभी आपको। सर नेक्स्ट जी। सर इसका पैटर्न हम पास्ट पेपर्स वाला फॉलो कर सकते हैं सर? यार पास पेपर में जैसे ये मैंने ट्रांजैक्शन एक दो लिखी है ना, पास पेपर Yes, sir. में आपकी बाकी ट्रांजैक्शन भी आनी है ना, एडजस्टमेंट्स वाली भी इनमें, यस सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी आप इसको ना छेड़े, अभी एक दफ़ा दोबारा करेंगे ना इसको, जब दोबारा करेंगे तो वो क्वेश्चन दोबारा होंगे सारे। ओके सर। हाँ, जो चैप्टर 6 से हम स्टार्ट करेंगे ना उसमें साथ साथ पास पेपर हम कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन पहले 5 चैप्टर में करने तो चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये एग्जामिनर क्या करता है कि उनमें भी पहले अगले चैप्टर्स की एडजस्टमेंट वहाँ दे रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को मुश्किल होती है। ओके सर। ठीक है, ओके। ले जी, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और ये याद रखिएगा कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है 5 चैप्टर्स में से। जो मैंने आपसे कहा था ना, जब हम ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे 5 चैप्टर ख़त्म हो चुके होंगे और इसके बाद पे जो थोड़ी बहुत थ्योरी इसमें रह गई है वो मैं करवाऊंगा एक लेक्चर में और इंशाल्लाह फिर 6 चैप्टर पे हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। टेस्ट आपने रिजल्ट शेयर कर लिए तो बच्चों से ऐड होंगे, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। आपने मुझे किया था बैच 5 का, नहीं वो 3 का, वो तो कर दिया। अच्छा, बैच 3 में जो बच्चे, अच्छा ये सुन लो, एक बात गौर से सुन लो, जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखा था मुझे बार बार मैसेज करके ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं इस किस्म के फजूल यानी क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता होता, ठीक है, ये याद रखना है। जब एक चीज़ मैं डिसाइड कर लेता हूँ ना तो ज़मीन आसमान एक हो जाए, मैं कभी अपना फैसला नहीं बदलता। जिन स्टूडेंट ने अपना नाम नहीं लिखा था टेस्ट पे, उनको मैंने 0 मार्क देने। यानी अब मुझे तो पता ही नहीं, अब अगर आप आइडेंटिफाई कराते हो ये मेरा पेपर है, मैं 0 लगा दूंगा, ये मेरा कसूर नहीं है। जब आप लोगों को इतनी अकल नहीं है कि पेपर देते वक्त अपना नाम और बैच नंबर पहले लिखा जाता है, तो फिर आप पेपर क्या दोगे, मुझे ये समझा दो, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मुझे ये बात बार बार कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं जी मेरे मार्क्स बता दें, मेरे मार्क्स बता दें, जवाब ही नहीं देता मैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये फजूल मैसेज है और फजूल मैसेज के मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी एक चीज़ आज मैं आपको ज़रा बड़ी
मुझे कुछ ये लिख के भेजे बस। ये अक्सर स्टूडेंट्स की आदत होती है, और मेरा जितना इधर से मीटर घूमता है ना, पता एक स्टूडेंट ने मुझे कोई मैसेज किया, मैंने नहीं देखा या टाइम नहीं मिला या अभी जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क लिख के मुझे भेज देंगे। मैं आपके बाप का मुलाजमा लगाऊंगा जो मुझे क्वेश्चन मार्क लिख के भेज रहे। सो बी केयरफुल इन फ्यूचर। कोई स्टूडेंट मुझे इस तरह का काम नहीं करेगा, जो करेगा मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा। मैं इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। पढ़ने आए हो पढ़ो, मेरे उस्ताद में बनो। प्यार से पढ़ाता हूं, उसके मतलब नहीं सर पे सवार हो जाओ। अच्छा जी बच्चों, ये तो हो गई बात। अब आगे चलिए, आखिरी बात करते हुए आगे नहीं कर रहा हूं, तो जिसने बैच चेंज कराना ना अभी करा लो, बहुत अच्छा रहोगे। मेरे से पढ़ने से ना बेहतर है किसी और के पास पढ़ लो। ये मैं आपको बड़ा सिंसियर मशवरा दे रहा हूँ। वो मेरे पास वही पढ़ता है जो बर्दाश्त करता है मुझे, क्योंकि मैंने तो काम करवाना ही करवाना है। अभी तो मजबूरी है कि क्लासें ऑनलाइन नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं तो बड़ी परेशानी क्रिएट करता हूँ बच्चों के लिए कि पढ़ो पढ़ो बैठ के, मैं तो नहीं छोड़ता। अच्छा जी, तो आइएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट चैप्टर प्राइम बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मैंने ये कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस बिल्कुल, क्योंकि वहां पर भी अकाउंटिंग में जो पास्ट पेपर हिस्ट्री बताती है कि बहुत से क्वेश्चन सेवरल टाइम आता है अकाउंटिंग में। सेम यही नजर आएगा प्राइम बुक में से भी। मेरा ख्याल है शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि प्राइम बुक से क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा नहीं है कि हर दफा आता है, लेकिन ये कि बहुत कम ऐसी सिचुएशन है जब नहीं आता। ठीक है, सो वेल, प्राइम बुक में एक फर्क ये होता है कि इसका क्वेश्चन जब भी आता है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आसान भी है, लेंथी जरूर है, इसलिए जरा थोड़ा सा ख्याल से देखना है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक सिस्टम पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में जाएंगी और जर्नल से मूव करते हुए ये फिर लेजर्स में जाएंगी और लेजर से फिर ऑनवर्ड। ठीक है, लेकिन एक हमने ये भी पढ़ा था, जब अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस का टर्न आउट बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल आज पूरे दिन में आपने 200 क्रेडिट सेल्स इनवॉइसेस क्रिएट किए, 200 क्रेडिट सेल्स इनवॉइसेस। ठीक है, अब इसका मतलब है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, अकाउंटिंग हमें ये कहती है एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अकरेंस। इट मींस 200 टाइम्स मैं वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा, 200 टाइम्स मैं उसको लेजर्स में पोस्ट करूंगा। और यकीनी बात है 200 टाइम्स लेजर में पोस्ट करने का मतलब है 400 एंट्रीज, क्योंकि एक एंट्री लेजर 2 लेजर्स में जाती है, डेबिट इफेक्ट भी और क्रेडिट इफेक्ट भी। ठीक है, इसलिए प्राइम बुक्स को के थ्रू हम अपनी एंट्रीज को आसान कर लेते हैं। यानी पहले हम प्राइम बुक में लेके जाते हैं और वहां से हम लेजर में लेके जाते हैं। पहले तो जरा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्राइम बुक्स। हमारी टोटल 7 प्राइम बुक्स हैं। फर्स्ट प्राइम बुक इज नॉन एज सेल्स डे बुक। अच्छा, अब इसके नाम से देखो, सेल्स डे बुक, यानी ऐसी बुक में जिसमें सेल्स रिकॉर्ड होती है, तो नाम से पता लग रहा है। लेकिन याद रखना है कि इसमें कैश सेल नहीं आती। सेल डे बुक इज द बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल इज रिकग्नाइज्ड। सिर्फ और सिर्फ एक सेल आएगी एंड दैट इज क्रेडिट सेल्स। जी सुफियान, जी सुफियान को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? ना सर। तो मैं माइक तो ऑफ करो यार। अच्छा जी, नंबर 2,
सेल्स रिटर्न्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक वो बुक होती है जिसमें सिर्फ क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। थर्ड बुक इज द परचेज डे बुक, purchase day book is the book in which only credit purchase is recorded। अब देख लो कैश ट्रांजैक्शन तो यहां आई नहीं कहीं। इसी तरीके से फोर्थ बुक होती है परचेज रिटर्न डे बुक, और इसमें क्रेडिट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी। फिफ्थ बुक होती है जिसको हम कहते हैं कैश बुक, और ये सबसे लेंथी बुक है। सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होती है उसको कैश बुक ही कहा जाता है, क्योंकि आपकी आमतौर पे भी जो ट्रांजैक्शन है वो अबाउट 70% ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कैश से रिलेटेड है, तो इसलिए ये इसमें आपको बहुत ज्यादा टर्न आउट नजर आता है। ये बुक में दोनों कैश, मैं अगर ये लिख दूं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारी आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने सेल की है कैश पर, कैश सेल की है तो वो भी आएगा। अगर आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया वो भी इस बुक में आएगा। अगर आप सप्लायर को पे कर रहे हो ये भी, वो भी यहाँ पर आएगा। अगर आपने कैश परचेज किया है वो भी यहाँ पर लेकर आओगे। अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है वो भी यहाँ पर लाओगे। अगर कोई ऑनर ने कैश विड्रॉल किया है तो वो भी यहाँ पर आएगा। अगर आपने कैश बैंक में जमा कराया है वो भी यहाँ पर आएगा, एंड सो ऑन। यानी हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है वो सारी कैश बुक में हमारी शो हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, वहां पर वो ये भी दो बुक्स होती हैं। वो कैश बुक को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कैश रिसीट बुक अलग होती है, कैश पेमेंट बुक सेपरेट होती है। मैं एग्जांपल से आपको देता हूं बैंक्स की। बैंक्स में ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है। लोगों ने अपने अकाउंट्स में पैसे जमा कराने होते हैं, कुछ ने निकलवाने होते हैं, कुछ बिल जमा कराने, तो बैंक के पास तो फ्लो ही कैश का होता है ना, कैश आ रहा है और जा रहा है। तो बैंक जो है अपने कैश, दो कैशियर बैठाए होते हैं अक्सर आप देखते हैं बड़ी ब्रांच में जहां टर्न आउट ज्यादा होता है, तो वहां पर आप देखते हो एक सिर्फ पेमेंट ले रहा है और एक पेमेंट हमें दे रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब वो दो अलग बुक्स बना रहे हैं, एक कैश रिसीट बुक और एक कैश पेमेंट बुक, ठीक है। नंबर 6 इज द पेटी कैश बुक। जब मैं यहां पर आऊंगा तो डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये पेटी कैश बुक क्या है और ये क्यों हमें अलहदा करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल पेटी का मतलब होता है स्मॉल। देखो किसी भी बिजनेस में आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं। क्या उसके लिए बैंक में जाकर पैसा निकलवाओगे? नहीं, बल्कि बिजनेस में कुछ कैश आप रखते हो इन ऑर्डर टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। मसलन कोई गेस्ट आ गया, उसको आपने रिफ्रेशमेंट करवाई, अगर कोई आपका फोटो कॉपीज करवानी है उसका एक्सपेंस है, आपने किसी एम्प्लॉय को भेजना है, ट्रैवलिंग दी एंड सो ऑन, चैरिटी दी, इस तरह के मुख्तलिफ एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट इज पेटी कैश बुक, यानी स्मॉल। पेटी का मतलब भी स्मॉल होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस। और अब आइएगा नंबर 7 पे, जनरल जर्नल। जनरल जर्नल
अब जनरल जर्नल क्या है, पहले पढ़ चुके हो आप, लेकिन यहां पर प्राइम बुक में जनरल जर्नल का मतलब वो नहीं है जो नॉर्मल पढ़ते हो। पहले तो सारी ट्रांजैक्शन जनरल जर्नल में जा रही थी ना, अब आपने ये कहना है जनरल जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जाएंगी जो ऊपर कहीं किसी बुक में कवर नहीं हो रही, यानी नॉट कवर्ड या नॉट रिकॉर्डेड इन अबव बुक। ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी और बुक में नहीं आती वो जनरल जर्नल में जाएगी। चलो मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताइए कि ये ट्रांजैक्शन कहां लेके जाऊं। मैं कहता हूं जी गुड्स परचेज फ्रॉम हसन, बोलिए कि किस बुक में लेके जाऊं? परचेज डे बुक। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हसन, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में। अगर मैं लिखता हूं जी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बुक। कैश बुक। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक में। अगर मैं लिखता हूं परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज डे बुक। ये गलत, ये आएगी जनरल फर्नीचर जर्नल में। देखो यही इसलिए मैंने 4 ट्रांजैक्शन बोली, मुझे पता था कि आप यही मिस्टेक करोगे। देखो परचेज में सिर्फ वो परचेज आती है जो गुड्स हैं, जो इसलिए खरीदी है कि आपने इसको सेल करना है। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है वो नॉन करंट एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट है, वो टेंजेबल फिक्स्ड एसेट है, वो यहां कैसे आ सकता है परचेज डे बुक में? यहां परचेज का वर्ड को देख के ये डिसाइड करोगे आप, ठीक है। परचेज गुड्स है, परचेज मर्चेंडाइज है और क्रेडिट पे है, ले आओ परचेज डे बुक में। अगर उसने लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, तो फिर आप उसको लेके आओगे जनरल जर्नल में, ठीक है। तो इसलिए जनरल जर्नल बुक में बहुत कम ट्रांजैक्शन रह गए अगर टेक्निकली देखो। अब एक और ट्रांजैक्शन में आपसे पूछता हूं, ऑनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, किस बुक में आएगा? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल में। सर पेटी कैश। सर कैश बुक में। कैश बुक बुक में आएगा सर। कैश पैटी कैश में नहीं, कैश बुक में। ये जनरल जर्नल में कैसे ले गए हो? कैश आ रहा है इसमें। अच्छा दूसरा मुझे बताओ, गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, जनरल जर्नल। ये जनरल जर्नल में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए केयरफुली देखना है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कौन सी चीज कहां जानी है तो समझ आ जाती है, जो रह गई है वो आप जनरल जर्नल में ले जाओ। इसके अलावा भी बहुत सी ट्रांजैक्शन अभी हमने पढ़ी नहीं है, अगले चैप्टर से शुरू होंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज सारी जनरल जर्नल में जाती हैं, क्लोजिंग एंट्री सारी जनरल जर्नल में जाती हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री सारी जनरल जर्नल में जाती हैं। वो तो बात का मसला है, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना पढ़ा है उनमें से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कम ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो आपको जनरल जर्नल में नजर आए, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है सेल्स डे बुक का? एक एक बुक को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल करते जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ सेल्स डे बुक। अच्छा जी, सेल टैक्स के फॉर्मेट में पहला ये पूरा एक फॉर्मेट सा बना होता है छोटा सा। सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं डेट, सेकंड कॉलम होता है कस्टमर नेम, किस कस्टमर को सेल किया, क्योंकि क्रेडिट है ना सेल। अच्छा तीसरा हम कॉलम बनाते हैं इनवॉइस नंबर। ये जरा जेन में रखिएगा, हमें एक शायद एग्जाम में, बल्कि शायद नहीं यकीनन कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जहां इनवॉइस नंबर की मुझे जरूरत पड़े। इनवॉइस नंबर देता ही नहीं है एग्जामिनर, लेकिन अगर दे दे तो लिख दो, नहीं दिया हो तो छोड़ दो, ठीक है। ये कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर पोस्ट रेफरेंस,
इवन इसके फॉर्मेट में ये भी याद रखें कि इनवॉइस नंबर यहां पे भी आ सकता है, कस्टमर नेम से पहले भी। इसमें कोई बाय लॉ ऐसी चीज नहीं है, या अकाउंटिंग में कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि जी इसी को पहले रखो इसको बाद में रखो। दीज आर द प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब पोस्ट रेफरेंस में जो हम पोस्टिंग करेंगे उसका रेफरेंस नंबर लिखा जाता है, जो अगेन क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। और ये अब अमाउंट आ गई इन रुपीस। ये छोटी सी बुक होती है, ये फॉर्मेट होता है। अब इसमें ये समझना भी जरूरी है, आमतौर पे इससे पहले जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें पता होता है ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहां पर एक ही कॉलम है, सिंगल, दिस वन अमाउंट। ये कॉलम आप बताइएगा ये डेबिट कॉलम कहलाएगा या क्रेडिट कॉलम? एनी स्टूडेंट? क्रेडिट। सर क्रेडिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि हम बना क्या रहे हैं? क्योंकि सेल्स डे बुक, और सेल का बैलेंस बाय नेचर क्या होता है? क्रेडिट। 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 ठीक है जी। अब इसका थोड़ा तरीका देख लो होता क्या है। जैसे आज का दिन है 27, आज 27 को आपने बिजनेस ओपन किया, तो आपका एक इनवाइस नंबर होगा जहां से स्टार्ट होगा, जो कल क्लोज हुआ है वो आज से स्टार्ट होगा। वैसे मैं 101 से ले लेता हूं। चलो, आपके पास कस्टमर आता है, मिस्टर ए आपसे गुड्स लेके जाता है, इनवाइस नंबर आपने बनाया 101 और 6000 रुपीज की इनवाइस थी, आपने उसको दे दी। अब जैसे जैसे इनवाइस से आप देते जा रहे हो, आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो, दिन में 500 इनवाइसेस भी क्रिएट करोगे तो आपके लिए आसान ही है कि लाइन में लिखना ही है ना। इट डज नॉट रिक्वायर मच टाइम एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम कि 600 मरतबा मैं जर्नल एंट्रीज पास करूं। नो, अभी तो जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर रहा, सिंपल लिखता जा रहा हूं। और इसका एडवांटेज देखो, फिर उसके बाद कस्टमर आता है मिस्टर बी, और ये आपसे 9000 की गुड्स बाय करके जाता है, उसको आप इनवाइस नंबर देते हो 102। फिर उसके बाद एक कस्टमर आता है मिस्टर डी, आप उसको 104 इनवाइस देते हो 15000 की। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 101, 102 के बाद 103 कहां गया? 103 भी तो होना चाहिए ना, वो कहां गया? बेसिकली 103 इज अ कैंसल्ड अमाउंट। देखो कई दफा ऐसा भी होता है कि आपका कोई इनवाइस आप बनाते हो और उसके बाद इनवाइस कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और कैंसिल की अमाउंट आपने यहां 0 लिखनी है, बकायदा शो करना है ताकि ये सीरियल नंबर से कंट्रोल कर सको कि कोई इनवाइस आपकी ओमिट नहीं हुई, ठीक है। इस तरह आप ये सारा दिन, फर्ज करें आज शाम तक 60 इनवाइसेस आप इशू कर चुके हो, और मिस्टर जी तक, ए से जी तक आपने 160 इनवाइस इशू की और आखिरी इनवाइस 3000 रुपीज की है। जब आपका डे कंप्लीट होता है आप इसको टोटल करते हो कि आज टोटल मैंने क्रेडिट सेल कितने की है। अब इन सबको प्लस करते हैं, आप कहते हैं जी 155,000। अब इसका ये टोटल 155 नहीं आ रहा कि ऑब्वियसली मैंने दरमियान में बहुत सी इनवाइसें लिखी नहीं, ठीक है। ये सर समझा रहा हूं, एक फॉर्मेट बता रहा हूं। 155,000 की गुड्स आपने सेल की हैं। अब इस टोटल से हम आगे दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। पहले यहां तक बताओ कोई चीज पूछनी हो? ओके है ये सेल्स डे बुक? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इससे आगे हमारे 2 सिस्टम्स होते हैं। ये जो पॉइंट आपको हमने सीखना है ना, ये प्लीज जरा ध्यान से सीखिएगा। आज असल में टाइम खत्म हो जाना है क्लास का, ये बीच में रह जाना है। तो कितना टाइम रह गया? आई थिंक 10-12 मिनट रह गए। मेरा ख्याल नहीं शुरू करते, ठीक है। ये अभी अटेंडेंस भी लग जानी है, कल इसको शुरू करेंगे, राइट।